हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग कंप्यूटर की 5वीं क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है इंटरनेट एंड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग होता है पूरा वैसे तो, और हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, तो बात वही है, इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो जितने भी साथी हैं सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है आपका। ठीक है, 10 नंबर में हमने फिलहाल अभी 4 क्लासेस यहाँ पर करा दिया है, तो 4 क्लासेस मान के चलिए आपके वहाँ से 5 से 6 नंबर का कंप्यूटर हमने वहाँ पर पूरा करा दिया है आपका। ठीक है, तो और आज 5वीं क्लास होनी है आपकी, तो 5वीं क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट नेटवर्क, हम उसको आज पढ़ाते हैं। उसके बाद कल ईमेल आपको पढ़ाएंगे और एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह की क्लासेस इस तरह से प्रोवाइड करा देंगे। कल या परसों में आपका कंप्यूटर पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे कंप्यूटर की। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप उनसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेट एंड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट एंड नेटवर्क होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क कहे या नेटवर्किंग कहे, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, नेटवर्क कहे या नेटवर्किंग कहे, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों और एक दूसरे को डेटा का आदान प्रदान कर रहे हों। ठीक है, टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी जो होती है प्रोसेस होती है उसे नेटवर्किंग बोलते हैं या फिर नेटवर्क। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हमने, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, कभी आ जाए आपसे पूछ दे पेपर में कि पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है, तो उसका नाम लिख रखा है हमने यहाँ पर आरपा नेट, ARPANET। तो ये जो है पहला इंटरनेट नेटवर्क है। कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है, तो उसका सही आंसर क्या है, आरपा नेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट लिखा है हमने यहाँ पर वर्ड, इंटरनेट का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, ज़्यादातर आपके पेपर में पूछा जाने वाला फुल फॉर्म ये है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है आरपानेट का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है नेटवर्क के प्रकार। क्या लिखे हुए हैं, नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी जो रेंज होती है, रेंज, तो ये रेंज आती है लेस देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर जो भी नेटवर्किंग होती है उसे लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक बिल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो उसको लैन कहते हैं। ठीक है, लैन आप टिक करके आएंगे, वहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज की बात करेगा तो इसकी रेंज जो होती है लेस देन 100 किलोमीटर, लेस देन 100 किलोमीटर। ठीक है, किसी महानगर में प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसकी रेंज होती है कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 100 किलोमीटर, सॉरी कम से कम मतलब यहाँ पर 100 किलोमीटर बताया गया, लेस देन 100 किलोमीटर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर आप 100 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पर कवर कर सकते हैं। 1 किलोमीटर से ऊपर और 100 किलोमीटर से अंदर की रेंज में आता है तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है। और 1 किलोमीटर के अंदर की बात करेगा तो वहाँ लाइन आता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इसकी रेंज आपसे पूछ दे तो इसकी रेंज होती है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री। क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और एक स्टेट से
दूसरे स्टेट में इसकी रेंज कवर करता है, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। एटीएम, एटीएम आपने देखा होगा, अगर आप एक राज्य में हैं तो दूसरे राज्य में पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे वाइड एरिया नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे आप, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर आता है इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, सेट ऑफ रूल्स, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे बना होता है, तो वहां पर आपको भरना होता है प्रोटोकॉल। क्या भरना होता है? प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ आई बात? तो सेट ऑफ रूल जो होता है उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। डायरेक्ट कभी कभी ऐसे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा सेट ऑफ रूल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आगे बना होगा तो वहाँ प्रोटोकॉल आप फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आईपी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 5 प्रोटोकॉल हमने यहाँ लिख दिए हैं। पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके फुल फॉर्म आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है HTTPS। क्या पूछ देता है? HTTPS पूरा यही फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस एस जो होता है, एस का मतलब यहाँ पर सिक्योर होता है बस। ठीक है, क्या होता है? सिक्योर। आपके पेपर में पूछेगा HTTPS जो है, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, या एस स्टैंड फॉर, एस का मतलब क्या है? तो वहाँ ऑप्शन दे रखेगा स्टैंडर्ड, सिक्योर। ठीक है, सिक्योरिटी, तो इस तरीके से ऑप्शन देगा तो वहाँ सिक्योर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिक्योर। अब यहाँ पर किसका क्या यूज होता है हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एसएमटीपी जो होता है, हम लोग कभी भी किसी को मेल भेजते हैं या मेल प्राप्त करेंगे तो उस टाइम आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जब हम सर्वर पर कोई फाइल अपलोड करें। जैसे हमारी व्हाट्सअप की डीपी है, उसको हम अपलोड करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप की डीपी अपलोड करते हैं सर्वर पर, तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करेगा। अगर हम सर्वर से कोई सॉन्ग है, कोई फोटो है, मतलब कोई भी डेटा हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर HTTP वर्क करता है। अपलोडिंग के दौरान ये FTP वर्क करेगा। अपलोडिंग में आपका अपलोडिंग में FTP वर्क करेगा और डाउनलोडिंग में HTTP वर्क करेगा। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग होती है जब सर्वर से हम कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग बोलते हैं। सर्वर पर हम कोई चीज़ अपने फ़ोन या PC से अपलोड करते हैं तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, सर्वर पर कोई डेटा भेजना अपलोडिंग कहलाता है और सर्वर से कोई डेटा लेना डाउनलोडिंग कहलाता है। समझ गए? सर्वर पर कोई डेटा भेजना अपलोडिंग कहलाता है और सर्वर से कोई डेटा अपने कंप्यूटर या मोबाइल में लेना वो डाउनलोडिंग कहलाता है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अपलोडिंग का साइन ये ऐसे बना होता है और डाउनलोडिंग का साइन ऐसे बना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर बात आएगी, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आपके पास एक PC होना चाहिए यानी पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए यानी आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, VI यानी वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, रिलायंस जियो। तो इस तरीके के जो सिम है, मतलब कोई कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो आपको नेट प्रोवाइड कराती हो, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास कोई ब्राउजर होना चाहिए, कोई सर्च इंजन होना चाहिए और आपके पास एक मॉडम होना चाहिए। मॉडम का फुल फॉर्म बहुत आता है, मॉडम लिखा हुआ है, M बना है यहाँ पर, MODEM। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे
याद रखें। और आपके पास कोई कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना जरूरी है आपके पास इंटरनेट से जुड़ने के लिए? पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्राउजर, सर्च इंजन, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम। ये जो ISP यानी सिम वगैरह होंगे, एयरटेल, BSNL, VI, जियो, तो इनको आप मॉडेम में पहले सिम को डाला जाता है, उसके बाद नेट चलाया जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर आगे समझाते हैं क्या यूज होता है, उसका किस काम आता है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर के बारे में हम लोग समझते हैं होता क्या है। वेब पेज को सर्च करने में प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब पेज को सर्च करने में प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर ब्राउजर कहलाता है। कुछ ब्राउजर के नाम आपको नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ये कब बना? 2002 में। ओपेरा मिनी आपने सुना होगा, 2005 में बना है। गूगल क्रोम 2008 में बना है। ये आपके सब वेब ब्राउजर के नाम हैं, ठीक है। सफारी वेब, मैक्सथॉन, MS, माइक्रोसॉफ्ट एज, UC ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब आपके वेब ब्राउजर हैं। सब क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? यह एक वेबसाइट होती है। सर्च इंजन क्या होती है? एक वेबसाइट होती है। सबसे पुराना सर्च इंजन आपसे पूछ दे तो आर्ची होता है। सबसे पुराना सर्च इंजन आर्ची है। कब बना? 1990 में। इसको बनाने वाले कौन थे? एलन एमटेज, ठीक है। एलन एमटेज जो है सर्च इंजन को बनाए थे। कौन सा सर्च इंजन? सबसे पुराना सर्च इंजन आर्ची, ठीक है। कुछ सर्च इंजन के नाम आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे गूगल हो गया, यांडेक्स, यांडेक्स जो है रूस का है, ठीक है, रसिया का है। बाइडू चीन का है। याहू, बिंग, चाचा.com, ask.com, डकडकगो, एल्टा विस्टा। तो ये सारे क्या हैं? ये सभी जितने भी लिख दिए गए हैं ये आपके सब सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन को जब आप ओपन करोगे तो उस सर्च इंजन में एक इस तरह का URL बना होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को टाइप करते हो। तो URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL का फुल फॉर्म होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट या कोई भी एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस, कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो तो URL में ही टाइप करते हो, जहां पर आप लिखते हो www डॉट, ठीक है। अब www फिर वेबसाइट का नाम .com वगैरह लगाते हो तो www आया यहाँ पर। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किसने किया था? तो डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली। किसने? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा www का आविष्कार किया गया था, ठीक है। सारी बातें हमने लिख दी है। अब आता है आपके सामने मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो ये मॉडेम है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर हमने लिख दिया यहाँ पर, आपको याद कर लेना है। अब इसका क्या यूज होता है? कंप्यूटर केवल डिजिटल भाषा समझता है, ये सभी को पता है। कंप्यूटर डिजिटल ही भाषा समझता है। तो सिग्नल केवल एनालॉग भाषा में जा सकता है। जो सिग्नल होता है वो एनालॉग भाषा में जाता है। तो ये जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर, तो इसका क्या काम होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेटर का काम है। और डी मॉड्यूलेटर का काम होता है जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग को डिजिटल में बदलना, इसका काम होता है, ठीक है। अभी अभी क्या बताया हमने? कंप्यूटर आपका जो होता है वो डिजिटल भाषा समझता है, बिल्कुल समझ आ गई होगी बात। तो जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग भाषा में जा सकते हैं, तो एनालॉग भाषा में आते हैं। तो मॉड्यूलेटर क्या काम है? जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग में बदलना होता है, ये मॉड्यूलेटर का काम है। और डी मॉड्यूलेटर का काम होता है जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल में बदलना। तो सीधी सी बात है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मॉडेम का काम होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में बदलना, ये मॉडेम का काम होता है। आगे IP एड्रेस के बारे में बात करते हैं। अभी आपने वहां पढ़ा था पीछे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में 5 प्रकार के हमने आपको IP एड्रेस बताए, ठीक है, मतलब प्रोटोकॉल बताए। तो प्रोटोकॉल हमने बता दिए हैं 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP, SMTP, FTP, HTTP, इस तरीके हमने बताए। अब उसके बाद IP एड्रेस आता है। IP एड्रेस क्या होता है, इसका क्या काम होता है कंप्यूटर में, तो ये समझे, यानी नेटवर्किंग में क्या यूज होता है इसका। IP एड्रेस होता है, यह कंप्यूटर की पहचान है, ठीक है। IP एड्रेस जो होता है यह एक कंप्यूटर की पहचान है, IP एड्रेस, ठीक है।
इंटरनेट साइट से जुड़ने के लिए सर्वर एक आईपी पता प्रदान करता है। अगर आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपको एक जो सर्वर होता है वह आपको एक आईपी एड्रेस देता है। प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता अलग होता है। बिल्कुल जितने भी कंप्यूटर आप यूज करते हो हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है। ठीक है। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट से मिलकर बना होता है। 4 ऑक्टेट का मतलब 4 भाग में डिवाइड होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखा है आईपी एड्रेस का 192.168.1.2। तो यहाँ पर देखिए 3 बार पॉइंट लगाया गया है, 1 2 3 4, 3 डॉट लगाए गए हैं तभी 4 भाग में डिवाइड हुआ है। अब देखिए क्या बताया गया है। पहले वाला 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी की जानकारी देते हैं। पहले वाले 2 ऑक्टेट, यहाँ पहले वाले 2 ऑक्टेट कर लो। पहले वाले 2 ऑक्टेट का मतलब 192.168 इतना एरिया जो है, इतने जो हैं 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क आईडी को जानकारी देते हैं। ठीक है, नेटवर्क आईडी की जानकारी देते हैं। और बाद वाले 2 होस्ट आईडी या यूजर आईडी को दर्शाते हैं। मतलब ये दोनों आपके होस्ट आईडी या यूजर आईडी को दर्शाते हैं। समझ आ गया होगा। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर और डायनेमिक माने होता है गतिशील। तो स्टैटिक मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, और डायनेमिक आईपी एड्रेस जो होता है जो बार बार बदलता रहता है। ठीक है। आईपी एड्रेस आपको बता दिए गए 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं बच्चों। कौन कौन से? IPv4 IPv6। कभी आ जाए IPv4 कितने बिट का होता है तो आपका 32 बिट का होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। यह भी हाल ही में यूपी पुलिस ASI में पूछा गया था। यूपी पुलिस ASI के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। आईपी एड्रेस V4 जो है कितने बिट का होता है। IPv6 आपका होता है 128 बिट का। कितने बिट का? 128 बिट का। आईपी एड्रेस में कितने अंक होते हैं तो 0 से 255 तक के अंक होते हैं। अब आप 0 से 255 अंक तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल 256 अंक होते हैं। ये आप याद रखिएगा, 256 होते हैं। अगर आपसे पूछे आईपी एड्रेस में कितने अंक होते हैं, अगर आपको नंबर इस फॉर्मेट में दे रखा है तो डायरेक्ट 256 आपको टिक लगा देना है। अगर इस फॉर्मेट में दे रखा है तो 0 से 255 की रेंज में होता है। ठीक है। आईपी एड्रेस को याद रखा जा सके इसके लिए डीएनएस प्रयोग किया गया है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस को याद रखा जा सके इसके लिए डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया है। कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होता है उसके 5 क्लास होते हैं। आईपी एड्रेस जो अभी हमने बताया कि 0 से 255 तक की रेंज वहाँ पर आती है। तो आईपी जो होते हैं, आईपी एड्रेस के 5 क्लास होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ये 5 क्लास होते हैं। जो पहला क्लास है वहाँ पर 0 से 125 तक के नंबर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आता है 126 से 191, फिर आता है 192 से 235, फिर आता है 236 से 239, फिर आता है 240 से 255। ये पूरी रेंज लिख दी। जैसे कुछ देर पहले हमने यहाँ पर एक आईपी एड्रेस आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया था 192.168.1.2। तो ये किस क्लास का आईपी है कभी पूछ दे तो आप इस नंबर से पहचानोगे। 192 शुरुआत में लिखा है तो 192 आपका कहाँ पर आ रहा है? ये सी क्लास में आ रहा है, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये 5 क्लास होते हैं जिसमें 256 लेटर आते हैं। 0 से 255 तक की यहाँ पर रेंज लिख दी गई है। अब यहाँ पर कुछ डोमेन नेम नीचे दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे .com, ये डोमेन नेम लिखा गया है। तो डोमेन का यूज क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो डोमेन नेम होता है इससे हम लोग पहचानते हैं, किसी कंपनी को पहचानते हैं और किसी कंट्री को पहचानते हैं। मतलब टू आइडेंटिफाई कंट्री नेम एंड कंपनी नेम। हम लोग इससे ये पहचानते हैं कि ये कौन सी कंपनी की वेबसाइट है या किस देश की वेबसाइट है, ये डोमेन नेम से पहचान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है .com, तो .com जो है आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट जो होती हैं जितनी भी, उनके आगे .com लगा होता है।
ठीक है। ORG जो है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है किसी, तो उसमें .org लगा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है तो उसके लास्ट में .gov होता है। अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो उसमें लास्ट में .edu लगा होगा। अगर कोई नेटवर्किंग की वेबसाइट है तो .net लगा होगा। ठीक है। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक होगी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होगी, सरकारी होगी GOV लिखा होगा, एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित होगी तो .edu लगा होगा। ठीक है। सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये आपके पेपर में पूछ देगा कि .org डोमेन जो है किसको दर्शाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है। अब आगे समझिए, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर डोमेन नेम किसी देश को इंगित करता है तो कंट्री डोमेन कहते हैं। अभी हमने बताया कि डोमेन जो होता है उसको कंट्री टू आइडेंटिफाई कंट्री नेम एंड कंपनी नेम, मतलब कंपनी के नाम को पहचानते हैं या किसी कंट्री के नाम को पहचानते हैं हम लोग डोमेन नेम से। ठीक है। जैसे यहाँ लिख रखा है हमने www.knowledgezone.in, तो .in का मतलब है यहाँ पर ये वेबसाइट जो है वो इंडिया की है। ठीक है, इंडिया की वेबसाइट है। अब आगे, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली भाषा। कभी पूछ दे आपसे इंटरनेट जो होता है उस पर कौन सी भाषा प्रयोग होती है, तो HTML भाषा आपकी प्रयोग होती है। ठीक है, यानी जो वेब पेज बनाए जाते हैं इंटरनेट पर वो HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बात यहीं पर समाप्त होती है। डोमेन नेम वाली आपकी सारी बात जो है यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम लोग चैट बहुत करते हैं, तो ये चैट वर्ड कहाँ से आया, चैट होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम सभी लोग। तो चैट क्या है, तो चैट समझिए, इंटरनेट के जरिए किसी से बातचीत करना चैट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए किसी से बातचीत करना चैट कहलाता है, और इसे हम लोग त्वरित संदेश भी कहते हैं। त्वरित संदेश को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक आपके लिए हम लिख रहे हैं, चैट जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ कंपनियां जो चैट सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है, फेसबुक आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, वाइबर, टेलीग्राम, आईमो, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, यह सभी वास्तविक समय पर कार्य करते हैं, मतलब रियल टाइम। वास्तविक समय का मतलब होता है रियल टाइम पर वर्क करते हैं। जितने भी ये हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, वाइबर, टेलीग्राम, आईमो, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, ये सभी जो हैं आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर, और ये जितने भी आपने इंस्टेंट मैसेजिंग ये एप्लीकेशन यूज करते हो आप, ये सभी वास्तविक समय पर कार्य करते हैं, मतलब रियल टाइम पर कार्य करते हैं। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे IRC का फुल फॉर्म। IRC का इसका मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरनेट रिले चैट होता है IRC का फुल फॉर्म। ठीक है, आपने सुना होगा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या कहलाता है भाई, हम किसी को यहाँ से पैसे भेज दिए नेट इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले 2 या 3 क्वेश्चन है, जैसे RTGS का फुल फॉर्म और नेफ्ट का फुल फॉर्म और IMPS का फुल फॉर्म। RTGS क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। RTGS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है, तो RTGS का पूर्ण रूप क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, NEFT यानी नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ज़्यादातर इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको यही टिक करके आना। ठीक है, क्या क्या इसमें अंतर है समझिए। RTGS जो होता है, जब भी आपको किसी को 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम भेजनी है, ठीक है, 2 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट किसी को आपको भेजना है अपने बैंक से दूसरे अकाउंट में, किसी दूसरे के अकाउंट में, तब आपको RTGS कराना पड़ता है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और लास्ट में नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी रुपए भेजिए, 2 लाख से ऊपर का अमाउंट जो होता है वो RTGS किया जाता है। ठीक है, और 1 लाख से 2 लाख, ठीक है,
वैसे नेफ्ट जो होता है वो 1 लाख रुपए अगर आप भेजते हो किसी को 1 लाख से 2 लाख तक, तो वहाँ पर नेफ्ट किया जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो भेजा जाता है वो नो लिमिट, चाहे इतना अमाउंट हो वो आरटीजीएस किया जाता है। और 1 लाख 2 लाख रुपए अगर आप किसी को भेज रहे हो तो वहाँ पर नेफ्ट किया जाता है, यानी 2 लाख से नीचे का जितना अमाउंट होता है वो नेफ्ट किया जाता है और 2 लाख से ऊपर का अमाउंट आपको आरटीजीएस किया जाता है। और आईएमपीएस क्या होता है? आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका क्या यूज होता है? अगर आप किसी को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक भेजते हो तो ये आसानी से आपके मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है और ये तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होता है, आप तुरंत भेजते हो। जितने भी लोग आप लोग चलाते हो आईएमपीएस, मतलब आपने कभी बीओबी बॉब वर्ड चलाया हो, बीओबी का एप्लीकेशन है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग होती है, तो बॉब वर्ड चलाया हो या आपने बैंक ऑफ इंडिया का कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप चलाया हो, तो आप लोग जानते होंगे कि आप आईएमपीएस करते हो। अगर सामने वाले पर्सन को आप पैसा दे रहे हो इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट को किसी व्यक्ति को दे रहे हो, तो वहाँ पर आप आईएमपीएस करते हो जिससे आप तुरंत आपके अकाउंट से पैसा कटता है, सामने वाले के पास पहुँच जाता है थोड़ी ही देर में। नेफ्ट में क्या होता है? अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पैसा भेज रहे हो किसी को तो वहाँ पर नेफ्ट किया जाता है और आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर के अमाउंट में किया जाता है। ये क्लियर हो चुका है। वीपीएन, आप लोग बहुत ज़्यादा वीपीएन यूज करते हो, बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो वीपीएन का प्रयोग बहुत करते हैं। तो सबसे पहले वीपीएन का आप पूर्ण रूप जान लीजिए क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहली बात है कि इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज होता है ऑनलाइन गतिविधियों को छुपाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी गतिविधि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए वीपीएन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, यानी ऑनलाइन गतिविधियों को छुपाने के लिए वीपीएन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीपीएन आपके नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है इसलिए आपको सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही करेगा। ठीक है, ब्रॉडबैंड, यहां पर ब्रॉडबैंड होगा। ठीक है, BRON नहीं होगा, D होगा। ठीक है, ब्रॉडबैंड, इसको सही कर देते हैं हम, 1 मिनट, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, इसका क्या यूज होता है? तो ब्रॉडबैंड का यूज होता है, जो ब्रॉडबैंड होता है इसका पूर्ण रूप होता है ब्रॉड बैंडविथ। क्या होता है? ब्रॉड बैंडविथ। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर कार्य करता है। कौन करता है? तो ब्रॉडबैंड जो होता है, यानी ब्रॉड बैंडविथ, जो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, और जो डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर कार्य करता है। ठीक है, यह कनेक्शन, यानी आप देखा होगा कभी जियो फाइबर किसी मोहल्ले में बिछाई गई है तो वहाँ पर जो यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर कनेक्शन करा लेते हैं। ठीक है, मतलब कनेक्शन ले लेते हैं कि हमें इंटरनेट चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, तो जियो फाइबर के कनेक्शन हो जाते हैं। उसी तरीके यहाँ बताया गया है कि यह कनेक्शन यानी यूजर बढ़ने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर 40 Mbps स्पीड आएगी तो 40 Mbps ही स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन वाईफाई में इसकी स्पीड घट जाती है। वाईफाई में इसकी स्पीड क्यों घट जाएगी? यानी आपके जो ब्रॉडबैंड लगा होगा आपके घर पे, आपको देखा होगा राउटर टाइप का आता है, अगर वहाँ पर नेट पूरी स्पीड में आ रही होगी, फुल स्पीड में, अगर आप उसमें ईथरनेट मतलब टेलनेट केबल, टेलीफोन नेटवर्क केबल का यूज करके अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो वहाँ पर स्पीड आपको बराबर मिलेगी जितनी स्पीड आपके राउटर में होगी। लेकिन अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो, अपना मोबाइल वगैरह कनेक्ट करते हो, तो वहाँ स्पीड आपको घटी मिलेगी, मतलब थोड़ी बहुत स्पीड घट जाएगी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ से है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, समझ गए होंगे सभी साथी। वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। ठीक है, आपके पेपर में आएगा वायरलेस फिडिलिटी, आपको टिक करना होगा वाईफाई का फुल फॉर्म। ठीक है, नेटवर्किंग में प्रयोग होने वाली केबल। देखिए कभी कभी क्या होता है, केबल के जरिए हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, बिल्कुल जैसे टीसीपी वहाँ पर लिखाया था, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है उसमें केबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आईपी वाले में, आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले में केबल लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन टीसीपी वाले में केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो नेटवर्किंग में प्रयोग होने वाली जो केबल होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? तो यह 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की केबल आप यूज करते हैं नेटवर्किंग में। पहली होती है कोएक्सियल केबल, दूसरी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। कोएक्सियल केबल जो होती है यह कॉपर की बनी होती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ये भी कॉपर की बनी होती है, लेकिन यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनसील्ड, ठीक है, एक होती है अनसील्ड और एक होती है सील्ड। 2 प्रकार की आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। जो अनसील्ड होती है इसमें सुरक्षा मतलब कम होती है, लेकिन यह सुरक्षित ज़्यादा होती है। इसमें सुरक्षा ज़्यादा होती है, इसमें सुरक्षा कम होती है। भाई अनसील्ड है तो इसमें सुरक्षा कम ही होगी, और सील्ड है तो इसमें सुरक्षा आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है? डेटा संचार के लिए सबसे अच्छी केबल मानी जाती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आप लोग भी जानते हो कि जियो फाइबर केबल, एयरटेल फाइबर, तो ये फाइबर केबल बिछाई जाती हैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो डेटा संचार यानी डेटा का आदान प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी केबल फाइबर ऑप्टिक्स मानी जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके साइंस में बन सकता है। क्या बन सकता है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है ये किस, यानी फाइबर ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाशीय तंतु हिंदी में, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। अब कुछ देर की बात और है, फिर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। इंटरनेट हमने सोचा आज खत्म ही कर देते हैं आप लोगों का। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर क्या होता है? देखिए कुछ लोगों को पता होगा इंटरनेट और इंट्रानेट एक ही बात होती है ना, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट और इंट्रानेट जो होता है 2 अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का काम अलग है। क्या होता है इंटरनेट? क्या होता है? यह एक पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क होता है, मतलब पब्लिक नेटवर्क होता है जहां पर आप कॉमन नेटवर्क होता है, जैसे सभी लोग नेट यूज कर रहे हो, जहां पर वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क होता है, ये कॉमन नेटवर्क होता है, इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन इंट्रानेट क्या होता है? किसी निजी कंपनी का इंटरनेट या किसी निजी व्यक्ति का इंटरनेट इंट्रानेट कहलाता है। किसी निजी कंपनी का इंटरनेट या किसी निजी व्यक्ति का इंटरनेट जो होता है वो इंट्रानेट कहलाता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंटरनेट वाले लोग इंट्रानेट से नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क होता है, आप प्राइवेट नेटवर्क से नहीं जुड़ सकते। लेकिन इंट्रानेट वाले इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क से वो पब्लिक नेटवर्क में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनेट वाले जो लोग हैं वो इंट्रानेट से नहीं जुड़ सकते क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब उसके बाद इंटरनेट वाला जो व्यक्ति है वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा क्योंकि उसको पब्लिक नेटवर्क में आना है, वो जुड़ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा गया है ISDN, ठीक है। ISDN का फुल फॉर्म अगर किसी को आता है तो बताइए, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया फुल फॉर्म है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको लिखा दे रहे हैं कि ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग लिखें, कॉपी पेन लेके बैठे करें और साथ में जो इंपॉर्टेंट लगा करें वो आप लिख लीजिए करिए, ठीक है। ये RO के पेपर में आ चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम लिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और भी SSC वगैरह में भी आ चुका होगा। तो चलिए देखें, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए हमने आपको लिखाया है। बाकी जब एक फुल फॉर्म की क्लास लाएंगे उसमें हम आपको सारे फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा देंगे, आप परेशान मत होइएगा, सारे फुल फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का, तो आप इस चैनल से अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप पढ़ाई चाहे जिस चैनल से कर रहे हो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है।
आप अपनी पढ़ाई को जांचने के लिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को एग्ज़ाम लगे हैं, जिनको ज़रूरत है इस क्लास की वास्तव में, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।